प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के क्लास के इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 7B की पोयम इंडियन वीवर्स पर चर्चा करूंगी। इस पोयम को बच्चों सरोजनी नायडू ने लिखा है। आज इस पोयम को हम लोग पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। इंडियन वीवर्स, वीव का मतलब होता है बुनना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, कपड़े को बुना जा रहा है। आप लोगों को भी बचपन में आपकी नानी या दादी ने स्वेटर बुनकर पहनाया होगा, और जो कपड़ा बुनते हैं उन्हें कहा जाता है वीवर्स। तो वीवर का मतलब हुआ बुनकर या जुलाहा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग चित्र में, यह लेडी कपड़ा बुन रही है, तो यह हो गई बुनकर। तो इंडियन वीवर्स का मतलब हुआ भारतीय बुनकर। चलिए, कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। What kind of clothes do you wear during festivals? फेस्टिवल के समय, त्योहारों के समय आप लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं? तो त्योहारों के समय हम लोग बहुत ही रंगीन, चमकदार, ब्राइट कलर्ड के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि त्योहार जो है यह हमारी उमंग का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है। इसीलिए हम लोग इस समय बहुत ही सुंदर, चमकदार, रंगीन कपड़ों को पहनते हैं। क्लोथ्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। कपड़े हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी वियर क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। स्पेशल क्लोथ्स और स्पेशल ओकेजन्स, और विशेष अवसरों पर विशेष तरह का कपड़ा पहनते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, समर में, गर्मी के दिनों में हम लोग आरामदेह सूती कपड़ा पहनते हैं। उसी तरह विंटर में, जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में हम लोग प्लास्टिक या उस तरह के सिंथेटिक कपड़ों को पहनते हैं। Yet, do we ever think about those people who weave the fabric for us? लेकिन क्या कभी हम लोग उन व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं जो हम लोगों के लिए इन कपड़ों को बुनते हैं? This poem is a tribute to them. Tribute का मतलब श्रद्धांजलि, the weavers. तो यह जो पोयम है, यह वीवर्स, बुनकरों को श्रद्धांजलि देती है, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करती है। चलिए अब हम लोग इस कविता को देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग कविता को देख रहे हैं। कविता में 1, 2 और 3 स्टेंजास हैं और टोटल 12 लाइन्स है। तो यह पोयम जो है यह छोटी है लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पोयम के जो 3 स्टेंजा है वो लाइफ की 3 महत्वपूर्ण स्टेजेस जो हैं, पहला व्यक्ति का जन्म, दूसरा उसकी शादी, और तीसरा उसकी मृत्यु को दिखाते हैं। तो इस पोयम के 3 स्टेंजा में सरोजनी नायडू ने व्यक्ति के लाइफ की तीनों स्टेजेस को दर्शाया है। चलिए हम लोग पहले एक बार इस पोयम को पढ़ लेते हैं। वीवर्स, वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्शियन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। वीवर्स, वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, why do you weave a garment so bright, like
the plumes of a peacock, purple and green. We weave the marriage veil of a queen. Weavers, weaving, Solomon and still. What do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. तो यह पोयम जो है यह कन्वर्सेशन है पोएट और वीवर्स के बीच में। इस पोयम में जो ये पहली 3 लाइनें हैं इसमें सरोजनी नायडू वीवर्स से प्रश्न पूछ रही हैं और ये जो चौथी लाइन है इसमें वीवर्स उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और अर्थ को समझते हैं। वीवर्स, वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है सुबह की पहली किरण के साथ ही, मतलब भोर होते ही, सुबह होते ही। तो वीवर्स, आप लोग सुबह होते ही बुनाई कर रहे हैं। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे। गारमेंट का मतलब कपड़ा और गे मतलब आनंदमय या आनंद के साथ। आप लोग इतने आनंद के साथ, खुशी के साथ, उल्लास के साथ कपड़ा बुन रहे हैं। ब्लू, कपड़ा जो कि ब्लू है, नीले रंग का है। ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्शियन वाइल्ड। हेल्शियन बच्चों किंगफिशर प्रजाति की एक चिड़िया होती है जिसे हम लोग हिंदी में धीर पक्षी कहते हैं। तो वह कपड़ा जो है वो हेल्शियन बर्ड के विंग्स की जैसा नीला है। यहाँ पर आप लोग चित्र में हेल्शियन बर्ड को देख रहे हैं। तो सरोजनी नायडू वीवर से पूछ रही हैं कि सुबह होते ही आप लोग बहुत ही खुशी के साथ कपड़ा बुन रहे हैं और वह कपड़ा जो कि हेल्शियन बर्ड के विंग्स की तरह ब्लू है। तो वीवर्स जवाब देते हैं, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। रोब्स का मतलब होता है लबादा या पोशाक और न्यू बॉर्न चाइल्ड मतलब नए जन्मे बच्चे के लिए या नवजात बच्चे के लिए। तो वीवर्स जवाब देते हैं कि हम लोग एक नए जन्मे बच्चे के लिए लबादा बुन रहे हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों को जो कपड़ा में इस तरह से लपेटा जाता है, छोटे बच्चों को, उसे ही रोब्स कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर का रोब से बच्चे ने पहना हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों सरोजनी नायडू ने व्यक्ति के लाइफ की जो पहली स्टेज है, जन्म, बच्चे का जन्म, उसको दिखाया है। और बच्चे का जन्म जो है वो बहुत खुशी का समय होता है, आनंद का समय होता है। तो इसीलिए यहाँ वीवर्स भी जो है वो बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ कपड़ा बुन रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही मतलब चमकता हुआ ब्राइट कलर ब्लू रंग का कपड़ा बुना जा रहा है। चलिए अब हम लोग इस पोयम के सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। वीवर्स, वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट का मतलब अब सूर्य ढल चुका है तो रात होने वाली है, रात्रि का आगमन होने वाला है। तो यह रात्रि के ठीक पहले मतलब शाम का समय है। तो अभी शाम हो गई है लेकिन फिर भी वीवर्स जो है वो कपड़े ही बुन रहे हैं। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट। गारमेंट का मतलब पोशाक और ब्राइट का मतलब चमकदार। तो शाम हो गई है लेकिन फिर भी आप लोग बुनाई कर रहे हैं और आप लोग इतना चमकदार वस्त्र क्यों बुन रहे हैं? लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक। पीकॉक का मतलब होता है मोर और प्लूम्स का मतलब पंख। तो आप लोग मोर के पंखों की तरह पर्पल और ग्रीन रंग का कपड़ा बुन रहे हैं। तो सरोजनी नायडू पूछती हैं कि शाम हो गई है, आप लोग अभी भी इतना चमकदार कपड़ा बुन रहे हैं जो कि मोर के पंखों की तरह पर्पल और ग्रीन है। तो वीवर्स जवाब देते हैं, वी वीव द मैरिज वेल ऑफ ए क्वीन। मैरिज का मतलब शादी, विवाह, और वेल का मतलब घूंघट। हम लोग रानी के विवाह का घूंघट बुन रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों शाम को दिखाया गया है और विवाह को दिखाया गया है, मतलब विवाह का कपड़ा जो जुलाहे हैं वे लोग बुन रहे हैं। तो यहाँ लाइफ की जो सेकंड स्टेज है, युवावस्था, या जो जिस समय व्यक्ति की शादी होती है उसको दिखाया गया है। मतलब ये लाइफ की सेकंड स्टेज को दिखाया गया है।
और यहाँ भी बहुत ही चमकदार रंग का कपड़ा मतलब पर्पल और ग्रीन कपड़ा बुना जा रहा है। तो यह भी बहुत खुशी का समय होता है। व्यक्ति के जीवन में जो विवाह होता है वह बहुत ही खुशी का समय होता है, और भारत में अधिकतर शादियां जो है वो शाम के समय ही होती है, तो इसीलिए यहाँ पर शाम का समय दिखाया गया है। चलिए अब हम लोग इस पोयम के थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टिल। सोलेमन एंड स्टिल का मतलब यहाँ पर है गंभीर और शांत, मतलब उदास होकर के। तो जुलाहे अभी भी कपड़ा बुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त वे लोग बहुत उदास हैं, गंभीर हैं, बहुत शांत हैं। What do you weave in moonlight chill? मूनलाइट मतलब चांद की रोशनी, और चिल का मतलब है सर्द या ठंडी रात में। तो चांद निकल आया है, रात बहुत ठंडी हो गई है, लेकिन इतनी ठंडी रात में भी जुलाहों आप लोग इतना शांत होकर, उदास होकर के अभी भी कपड़ा बुने जा रहे हैं। व्हाइट एज ए फेदर, वह कपड़ा जो कि फेदर मतलब पंख की तरह सफेद है, और व्हाइट एज ए क्लाउड जो बादल की तरह सफेद है। तो यहाँ सरोजनी नायडू पूछ रही है कि चांद निकल आया है, रात हो गई है और बहुत ठंडी रात है, और इस समय भी आप लोग इतनी ठंडी रात में बहुत ही उदास होकर के कपड़ा बुन रहे हैं, और इस समय जो कपड़े का रंग है वो पंख की तरह और बादल की तरह सफेद है, मतलब इस समय सफेद रंग का कपड़ा बुना जा रहा है। तो वीवर्स जवाब देते हैं, वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। हम लोग एक मरे हुए व्यक्ति के फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के लिए श्राउड मतलब कफन बुन रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाइफ की लास्ट स्टेज है, अंतिम स्टेज है डेथ, उसको दिखाया गया है, और इसीलिए यहाँ पर जो जुलाहे हैं ये बहुत उदास होकर के कपड़ा बुन रहे हैं, और यहाँ जो कपड़े का रंग है वह भी सफेद है, क्योंकि कफन जो होता है उसका वो सफेद रंग का होता है, उसमें कोई रंग नहीं होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो ये पोयम है मतलब इस कविता में सरोजनी नायडू ने कपड़ों का संबंध हमारी लाइफ के 3 स्टेजेस से जोड़ा है। वीवर्स जो हैं वह सुबह के समय ब्लू रंग का कपड़ा बुन रहे हैं, जो कि न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए है, नए जन्मे बच्चे के लिए है। और सेकंड स्टेंजा जो है वो हमारे जीवन की सेकंड स्टेज मतलब जो एडल्टहुड है उसको दिखा रहा है, और इस समय जो है वो ग्रीन, पर्पल और ग्रीन मैरिज वे क्वीन के लिए बुना जा रहा है। और जो थर्ड स्टेंजा है वो हमारे लाइफ की जो तीसरी स्टेज है डेथ, उसको दिखा रहा है, और उस समय एक डेड मैन के लिए कफन का व्हाइट क्लोथ जो है वो वीवर बुन रहे हैं। तो यहाँ पर सुबह और शाम के समय जो कपड़ा बुना जा रहा है या जो ड्रेस बुनी जा रही है वो बहुत ब्राइट है और कलरफुल है, जो कि जीवन के खुशी और उल्लास को दिखा रही है। जबकि रात को में जो कपड़ा बुना जा रहा है वो सफेद है, वो सफेद कफन बुन रहे हैं, तो वह सफेद कफन जो है वह जीवन के शांत हो जाने को दिखा रहा है, मतलब व्यक्ति की डेथ को दिखा रहा है। तो इस तरह से इस पोयम में जो सरोजनी नायडू है उन्होंने कपड़ों का संबंध हमारी लाइफ के 3 स्टेजेस से जोड़ा है, और वीवर्स जो है वो दिन के 3 समय में 3 तरह की ड्रेस बुन रहे हैं, और हर एक समय और हर एक ड्रेस जो है वो हमारे लाइफ के एक स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत ही खूबसूरत कविता है, और इस कविता में हमारी लाइफ के जो तीनों इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं, मतलब हमारा जन्म, व्यक्ति का जन्म, फिर व्यक्ति का विवाह और व्यक्ति की मृत्यु, तो लाइफ के इन तीनों स्टेजेस को हम लोग इस पोयम में हम लोग जान रहे हैं। तो सरोजनी नायडू की यह पोयम जो है यह लाइफ के तीनों स्टेजेस के बारे में बता रही है। तो चलिए अब हम लोग इस खूबसूरत कविता को जो लिखने वाली पोएटेस हैं सरोजनी नायडू, उनके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जान लेते हैं। तो यहाँ आप लोग बच्चों सरोजनी नायडू को देख रहे हैं। बॉर्न 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। डाइड 2 मार्च 1949 लखनऊ, और मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को लखनऊ में। उनके फादर का नाम है अगोर
नाथ चट्टोपाध्याय, जो कि ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे, फाउंडेड निजाम्स कॉलेज इन हैदराबाद, और हैदराबाद में उन्होंने निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। और मदर है बरादा सुंदरी देवी, फेमस बंगाली पोइटेस। तो उनकी माँ जो थी वो भी बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। तो इनके बचपन का नाम इस तरह से सरोजनी चट्टोपाध्याय था। अब इनके हम लोग एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। टॉपर ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एट मद्रास यूनिवर्सिटी 12 ईयर्स। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी के मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में टॉप किया था। और 16 ईयर्स में स्कॉलरशिप फ्रॉम निजाम ऑफ हैदराबाद, उन्हें हैदराबाद के निजाम से स्कॉलरशिप मिली थी, वजीफा मिला था। और वजीफा देकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। फर्स्ट पोएम थी उनकी माहिर मुनेर, और 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक 1300 लाइन की लंबी कविता लिखी थी, द लेडी ऑफ द लेक। और इसी कविता को सुनकर हैदराबाद के निजाम उनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे, और उन्हें वजीफा देकर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने जाना, उनके फादर साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और वह उन्हें भी वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी, और इसलिए वो बहुत फेमस पोइटेस बनी। और उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और गिटन कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में है, वहां से पढ़ाई की। और लंदन में ही वे गोविंदा राजलू नायडू से मिली, और उन जो बाद में जिनसे उनकी शादी हुई, जो उनके पति बने, और वे बहुत मधुर स्वर में कविता पाठ करती थी, इसलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला कहा जाता था। और भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी उन्होंने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट किया था, बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया था। और वे सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय एक बहुत बड़ी पार्टी थी, और उसकी वे दूसरी महिला प्रेसिडेंट थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना उस समय बहुत बड़ी बात थी, और एक महिला का प्रेसिडेंट बनना तो उस समय बच्चों बहुत बड़ी बात थी। और 1931 में पार्टिसिपेटेड इन द राउंड टेबल समिट अलोंग विथ महात्मा गांधी एंड पंडित मालवीय। उन्होंने राउंड टेबल समिट में भी महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ भाग लिया था। कंट्रीब्यूटेड टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोगों का भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बच्चों आप लोगों को याद रखनी है कि वे फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, और साथ ही भारत में भी पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। तो ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है। तो वे बहुत ही फेमस पोएटेस भी थी, और एक एक्टिविस्ट भी थी, और उनकी जो कविताएं हैं वे लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं, और उस समय के हमारे समाज को रिप्रेजेंट करती हैं। और उनकी कविताएं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, फेमस हैं। तो यह था सरोजनी नायडू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी लिखी कविता इंडियन वीवर्स भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं बच्चों इस पोयम के अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को जानेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।